नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल रहेगा चाइना और यूएस के ट्रेड रिलेशनशिप को ये बताता है। पार्टिकुलरली यदि चाइना के ऊपर अमेरिका जैसी कंट्री इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसका असर दुनिया भर में क्या क्या पड़ेगा। अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय कंट्री, भारत, साउथ एशिया कैसे करके प्रभावित होगा। यहाँ पर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करेंगे कि भारत को क्या नुकसान हो सकता है। बातचीत यदि हम करें तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने बोला चाइना से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, उसके इंपोर्ट में मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, टैक्स लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा फायदा अमेरिका को कि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, अमेरिका का जो प्रोडक्ट है सस्ता हो जाएगा। लोग अमेरिका के व्हीकल ज्यादा खरीदेंगे। अब इससे चाइना को नुकसान होगा। चाइना भी शांत नहीं रहेगा, वो बोलेगा मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका से जो माल मेरे यहाँ आ रहा है मैं उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। ऐसे टिट फॉर टैट की कंडीशन बनेगी। सेकंड वाला जो आर्टिकल एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ये भारत की जनगणना से रिलेटेड है। ठीक है, 2011 की जनगणना का ही डेटा आज के समय में चल रहा है। कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, उस हिसाब से सरकार अपना पैसा खर्चा करती है। जाति वर्ग में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम वहीं से उठा करके देखते हैं। अब 2011 के बाद 2021 में 10 साल बाद ये जनगणना होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं कराई थी। बोल दी थी कोरोना के चलते चलते हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। चुनाव तो आप करवा लेते हैं, कोरोना रहे चाहे ना रहे, तो फिर जनगणना क्यों नहीं कराई गई। तो इसके पीछे का जो मुख्य रीजन है इस आर्टिकल में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बीजेपी क्या चाहती है, डीलिमिटेशन हो। डीलिमिटेशन के अंतर्गत वो फिर से सीटों का बंटवारा कर देगी, सीटों का हिसाब किताब पूरा लगाएगी। हिसाब किताब ऐसा लगाएंगी क्योंकि यदि वो डीलिमिटेशन करती है ना तो फिर से उसको नॉर्थ वाले हिस्से में ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं साउथ की अपेक्षा, क्योंकि नॉर्थ वाले हिस्से में ज्यादा जनसंख्या है। अभी वैसे भी बीजेपी शासन में आ गई है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो फायदा है डीलिमिटेशन का बीजेपी को मिल जाए। इसके बाद आप सेंसस कंडक्ट कराएं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो उसने महिलाओं को रिजर्वेशन भी नहीं दिया है। अभी डीलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद बोल देंगे कि इतनी सीट महिलाओं की, इतनी सीट पुरुषों को, इतनी सीट बीजेपी को, इतनी सीट इनको, ऐसे करके कहना चाहिए। वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगी, मतलब आने वाले साल में अपनी सीट बढ़ाने की वो कोशिश करना चाहती है, इसलिए उसने सेंसस कंडक्ट नहीं कराया। तो दो ये आर्टिकल हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि बताता है यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप को। दोनों के बीच में यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी ट्रेड में गड़बड़ी आती है तो उसका पूरी दुनिया में कैसे करके असर पड़ता है, ये आर्टिकल हमें बताता है। यदि यूएस चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना चालू कर दे, इसके बदले में चाइना भी उसी प्रकार का टैरिफ उसके ऊपर लगाना चालू कर दे, इससे क्या होगा, जो सप्लाई चेन रहती है ना वो प्रभावित हो जाती है। अब आप ये भी जानते हैं जो कदम यूएस उठाता है वही साथ उसका यूरोपियन कंट्रीज भी देते हैं, पूरा यूरोप उसके साथ में हो जाता है। अब इससे चाइना के साथ में जो अदर कंट्री ट्रेड कर रही है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ एशिया, ये सब कंट्रीज बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो 250 शब्दों में हमको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी एंड ए फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी आर थ्रेटनिंग द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए, यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं जियोपॉलिटिक्स राइवलरी चल रही है। इससे क्या हो जाएगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक मजबूत
तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, इस प्रकार का उल्लेख हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर है वो प्रभावित होता है। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि कैसे करके चाइना को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज स्लैप कर रही हैं, कैसे करके उसको काउंटर कर रही हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूएस की। ठीक है, अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया था, पार्टिकुलरली जो बाइडेन की तरफ से मई के महीने में अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम एक फ्रेश राउंड ऑफ टैरिफ लगाने वाले हैं चाइनीज़ इंपोर्ट के ऊपर। इससे क्या हो गया, इससे ये खतरा पैदा हो गया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है फिर से डीकपल होने वाली है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही हैं। तो जो वेस्टर्न कंट्री के पॉलिसी मेकर हैं जो कि यूरोप में रह रहे हैं, ये भी चर्चा कर रहे थे, एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर के आए थे कि हम काउंटर कर सके चाइना के परस्यूट ऑफ कोर्सिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को। चाइना जो गलत तरीके से अपने आप को इकोनॉमी में आगे लेकर के जा रहा है उसको हम काउंटर करेंगे, ऐसा यूरोपीय कंट्रीज़ बोलती हैं। अब अमेरिका को, यूरोपियन कंट्री को आखिर चाइना से कौन सा रिस्क हो गया है। देखिए, जो पश्चिमी देश हैं, वेस्ट के जो ट्रेड रिस्क कैलकुलेशन है वो इंक्रीजिंगली बिकम ए फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हैं, बोलते हैं कि कहीं साइबर सिक्योरिटी का मामला है, कहीं ये हमारी ये चीज़ चुरा लेगा, कहीं ये कर देगा, कहीं वो कर देगा, मतलब नेशनल सिक्योरिटी का हवाला वो लोग देते हैं। अब हम यदि वाशिंगटन की बात करें, ठीक है, हालांकि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है चाइना एंड यूएस को इक्वली। इट इज़ लाइकली दैट बीजिंग विल वीपनाइज वल्नरेबिलिटीज़। अमेरिका कहता है कि जो हमारी कमियां हैं ना उसका ये चाइना फ़ायदा उठाएगा और बाद में उसका बदला लेगा, इसलिए हम इंटरडिपेंडेंस होना चाहते हैं। फैक्ट वाली बात ये है, जो अमेरिका का बाइडेन प्रशासन है उसका डिसीजन था कि मैं फिर से टैरिफ को रिज्यूम कर रहा हूँ, इससे नया वार पैदा हो जाएगा चाइना के साथ में। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से पॉलिटिकल डिसीजन है, इसको आप इकोनॉमिक डिसीजन नहीं बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका चाइना के ऊपर कितना निर्भर है। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स की यदि हम बात कर लें, अभी जो लेटेस्ट टैरिफ की बात करें चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये केस ऑफ पॉइंट वाली बात हो जाती है। यूएस इंपोर्ट करता है कुछ कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना के साथ में। यूएस सपोर्ट फॉर द ऑनगोइंग एफोर्ट टू यूनाइटेड ऑटो वर्कर टू स्केल अप ईवी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली। अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? अमेरिका का कहना है कि भाई मैं ऐसा करके यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स लोग भी ये एफोर्ट लगा रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बनाएं। यदि चाइना की ज़्यादा बिकने लग जाएगी तो हमारे यहाँ का जो लोकल मार्केट है ना वो ठप हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 25% टैरिफ यदि आप बढ़ा देते हैं। Also explain the fear that American Auto Union has a vis the fast-growing Chinese car and battery industry and its ability to outcompete domestic automaker। आपने इतना सारा टैरिफ लगा दिया है जो इस बात को बताता है कि चाइना का जो मार्केट है ना आपके मार्केट को आउट कम्पीट कर सकता है, कड़ी टक्कर दे सकता है, पछाड़ सकता है। इसके अलावा कुछ कुछ जो टैरिफ है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर लगाए गए हैं। अब चाइना क्या है, इंडिपेंडेंट तौर पर जो इतना आगे बढ़ रहा है मेडिकल के क्षेत्र में, तो आज के समय में यदि देखा जाए ना दशकों से चाइना हैज़ बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट टू यूएस में जो मेडिकल इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं वो आज अकेले से नहीं भेज रहा है, वो दशकों से दसों सालों से वो अपना माल वहाँ पर भेज रहा है।
बोला जा रहा है कि 2023 में जो इम्पोर्ट था वो $640 मिलियन हो गया था। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरीज इन चाइना। बहुत सारे जो अमेरिकन हेल्थ केयर बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जो रिसर्च की लेबोरेटरी चाइना में खोल के रखी है, एंड दे हैव बीन रैम्पिंग अप देयर इन्वेस्टमेंट ओविंग टू चाइनाज ग्रोइंग हेल्थ केयर नीड फॉर द एल्डरली एंड डिमांड फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो अमेरिकन हेल्थ केयर बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च लेबोरेटरी चाइना में खोल करके रखी है, और इन्हीं के माध्यम से चाइना की जो ग्रोइंग हेल्थ केयर ज़रूरत है उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डिमांड पूरी हो पा रही है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की। अब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें यदि होती हैं, टैरिफ इस प्रकार से लगाया जाएगा तो दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले नंबर की बात यह है जो प्राइवेट सेक्टर है ना इससे बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी डोमेस्टिक पेशेंट के ऊपर, बोथ कंट्रीज़ में, अमेरिका में भी और चाइना में भी। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन आर बोर्न थ्रू हायर प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर्स, और सीधी सीधी सी बात है कंज्यूमर अपनी जेब से इस चीज़ को भरेंगे। अब हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इसका क्या असर पड़ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूरी दुनिया कैसे करके प्रभावित होने वाली है, कैसे करके उसको नुकसान पहुँचेगा, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले नंबर की बात तो यही है कि भाई अमेरिका यदि उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है उसके सामान के ऊपर, तो चाइना भी अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाना चालू कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें महंगी बिकनी चालू हो जाएंगी। सेकंड नंबर की बात यह है, लोग बात करते हैं, पूरी दुनिया बात करती है कि हमें ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ में बढ़ना है। ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ना है। जब अमेरिका चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर, कार इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स लगा देगा तो जाहिर सी बात है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कम खरीदेंगे क्योंकि महंगे हो रहे हैं। आगे हम बात करेंगे जो अर्निंग है उसमें भी कमी हमको देखने को मिलेगी। चाइना फेस करेगा लो ग्रोथ रेट को एंड राइजिंग हाउस होल्ड डिबेट। इससे उनके यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो डेब्ट में ज़्यादा फंस जाएंगी। मैनी यूएस एंड यूरोप मल्टीनेशनल डिपेंडेंट ऑन चाइनाज वास्ट कंज्यूमर मार्केट विल सी ए डिप इन देयर अर्निंग। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं और चाइना में अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उनकी अर्निंग भी यहाँ पर बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। चौथे नंबर की बात यह है, अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, इनके पास में संसाधन मौजूद हैं और ये अपने माल को कहाँ भेजते हैं, चाइना भेजते हैं। अब यदि ये लोग भी क्या काम करें, इसके ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दे तो जाहिर सी बात है इससे जो बनने वाले मटेरियल है ना वो महंगे हो जाएंगे। जैसे कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, ए स्लोइंग चाइनीज़ इकोनॉमी वुड नॉट ओनली हर्ट देयर एक्सपोर्ट इन वेरियस। अब चाइना जब खुद ही इतना कमज़ोर हो जाएगा, उसके पास पैसे की कमी जाएगी, तो वो कैसे करके इनसे माल खरीदेगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील भी इससे प्रभावित होने वाला है। पाँचवें नंबर की बात यह है, क्रिटिकल रॉ मिनरल्स विथ चाइना में इंटेल ए ग्रेटर रिस्क। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिटिकल रॉ मिनरल्स है ना वो भी चाइना में पर्याप्त मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। इस मामले में चाइना को माना जाता है कि वो बहुत आगे है, और यदि इससे बनने वाली जो चीज़ें हैं वो बिकना चालू हो जाएंगे तो ये वाली जो इंडस्ट्री है चाइना की वो ठप पड़ जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया कैसे करके प्रभावित हो सकता है। हालांकि देखा जाए ये जो क्षेत्र रीजन है ये बेनिफिट प्राप्त करेगा फ्रॉम प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना से यदि चीज़ें शिफ्ट कर जा रही हैं
मान के चलो वो यदि चाइना से नहीं भी खरीद रहे हैं तो हो सकता है साउथ ईस्ट वाला एरिया से उनको फ़ायदा मिले। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि अभी आप चाइना के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, चाइना से आप सस्ती चीज़ें ले रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, दूसरा कोई सोर्स ढूंढना भी आपके लिए कोई आसान बात नहीं होने वाली है। 7वें नंबर की हम बात करते हैं, भारत कैसे करके प्रभावित होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है ये जो डीकम्पलिंग वाली कंडीशन चल रही है इससे भारत को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि अमेरिका ने यदि चाइना के ऊपर टैक्स लगाया है, भारत की चीज़ों के ऊपर तो नहीं लगाया है, अब भारत ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना करके कहाँ भेज सकता है, अमेरिका भेज सकता है। जो सर्जिकल इक्विपमेंट है उनका एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी कोई समान बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं महंगी हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनमें क्वालिटी भी होना चाहिए। ये सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू दिल्ली फेसेस द टफ कंपटीशन इन लो एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इट्स साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स एंड इट्स डीप इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट विद चाइना रिमेन। देखिए, आप यदि चाइना से कोई चीज़ नहीं ले रहे हो, दूसरी तरफ आपको भी जाना पड़ेगा, लेकिन जो रेट में हमको चाइना दे रहा है ना वो रेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर कैसे करके प्रभावित होंगे, साथ ही साथ WTO अपीलेट बॉडी की भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करी जाती है। पूरी दुनिया भर में जो इन्वेस्टर लोग हैं ये डीपली फील करेंगे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ डीकपलिंग, कि भाई इकोनॉमी जो अच्छी तरीके से इकोनॉमी की जो गाड़ी चल रही थी अब वो डीकपल होना चालू कर दी है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो WTO अपीलेट बॉडी के जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको जो ब्लॉक किया जा रहा है, ये भी एक चिंता का यहाँ पर विषय हो जाता है। इस आर्टिकल में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनगणना से रिलेटेड। पार्टिकुलरली देखा जाए 2011 में जनगणना हुई थी, इसके बाद 2021 में यह जनगणना होने वाली थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको मना कर दिया था। कोरोना उस समय चल रहा था तो कोरोना का रीज़न बताया गया। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, यदि सरकार ने इसको स्थगित किया है तो इसका उसको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। पहले नंबर की बात तो ये है, सेंसस यदि वो कंडक्ट करा लेती ना तो हो सकता है कि सेंसस कंडक्ट कराने के बाद सरकार का पैसा ज़्यादा खर्चा होना चालू हो जाता। 2011 की जनगणना कह रही है कि 100 लोगों के ऊपर आपको पैसा खर्चा करना है। 2021 की जनगणना आपको बोलती कि 200 लोगों के ऊपर आपको पैसे खर्चा करना है। इसलिए भी एक रीज़न ये रहा। दूसरे नंबर का रीज़न ये है कि भाई महिलाओं के लिए जो आपने आरक्षण वाला बिल लेकर के आए हैं ना, उसको भी आपने स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक डीलिमिटेशन नहीं हो जाती है, जब तक जनगणना नहीं हो जाती, तब तक हम महिलाओं को आरक्षण अभी नहीं देंगे। 33% जो SC ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी उन्होंने फ़ायदा उठा लिया है। तीसरे नंबर का फ़ायदा उठा रहे हैं वो अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि भाई डीलिमिटेशन वो जितने जल्दी से जल्दी हो सके कराना चाहती है और इसके बाद ही वो सेंसस कंडक्ट कराएगी। डीलिमिटेशन कराने से फिर से सीमाएं निर्धारित हो जाएंगी, जैसे कि पार्टिकुलर एरिया में कितनी सीट निकलने वाली हैं। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन नॉर्थ वाले हिस्से की ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को ज़्यादातर फ़ायदा यहीं से होता है, क्योंकि बीजेपी नॉर्थ वाले हिस्से से ज़्यादा सीटें जीत कर लाती हैं, साउथ में वो पीछे हो जाती हैं। इसलिए भी सरकार डीलिमिटेशन को एकदम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराना चाहती है, इसके बाद वो सेंसस कंडक्ट कराएगी। तो 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। मोदी गवर्नमेंट कैन फास्ट ट्रैक delimitation by delaying the population census. The opposition should resist this tooth and nail. सरकार का एक ही प्रयास है कि कैसे भी करके डीलिमिटेशन को तेजी कर दो
और पॉपुलेशन को लेट कर दो। लेकिन अपोजिशन पार्टी को इस चीज़ को समझना होगा और इस चीज़ को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना। और इसमें आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। 2021 का जो सेंसस है इसको इतने लंबे समय तक क्यों स्थगित कर दिया गया था? यहाँ पर जो प्लाउजिबल आंसर है वो क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है डिले कर रही है सेंसस को क्योंकि वो चाहती है कि डिलिमिटेशन जल्दी हो जाए इन एंटीसिपेशन ऑफ 2029 लोकसभा इलेक्शन। 2029 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए यही सोच रही है कि भाई मुझे डिलिमिटेशन जल्दी करना है। तो जो 84वें नंबर का अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस का, इसमें क्लियरली बोला गया है कि जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है इज़ टू बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। 84वें नंबर का जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस का वो ये बोल रहा है कि जो आने वाली डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, ठीक है, वो किस पर आधारित होने वाली है। 2000 पहली सेंसस कब कंडक्ट होगा? 2026 के बाद में। इफ़ द नेक्स्ट सेंसस हैपन से इन 2024 और 2025 then the delimitation will have to wait until after the following census example 2000। यदि हम ये चर्चा करें कि भाई अपोजिशन पार्टी कैसे करके सरकार के ऊपर दबाव बना सकती है कि आप सेंसस जल्दी कंडक्ट कराइए, तो इसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में यदि ये मुद्दा चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे देती है तो यहाँ पर विपक्ष की जीत हो सकती है। इसलिए पहला काम उसको ये करना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें कि ये जो सेंसस का डेटा रहता है इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? सेंसस का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी पर आधारित सरकार को अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है। जनसंख्या को देखते हुए, जनसंख्या से प्राप्त आंकड़ों को देखते हुए सरकार ये निर्धारित करती है कि हमें पॉलिसी कैसी बनाना है, किन लोगों के लिए बनाना है, किन को फ़ायदा मिल रहा है, किन को फ़ायदा नहीं मिल रहा, उस हिसाब से सरकार अपना कदम आगे बढ़ाती है। इसके अलावा जो डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन के हिसाब से ये पता चल जाता है भाई कि किन राज्यों को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। जनसंख्या के अनुपात में ये चीज़ होती है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर उनको ज़्यादा सीटें मिलती हैं। तो इसमें नॉर्थ वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, साउथ वालों को कम फ़ायदा मिलेगा, और सीधा सीधा फिर इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को। आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में चूँकि नॉर्थ में वो ज़्यादा जीतती है, ज़्यादा सीट नॉर्थ में है, तो उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और ये सीटों का जो अंतर है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आखिर उसको कितनी सीटों का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, यदि 3 परसेंटेज पॉइंट भी एनडीए की सीट बढ़ जाती है, ठीक है, फ्रॉम 54%, 294 सीट आउट ऑफ 543, मतलब 54 से यदि 57% भी उसको वृद्धि देखने को मिल जा रही है तो ये बहुत बड़ा फायदे की बात हो जाएगी। इससे जो कांग्रेस है, इंडिया का जो अलायंस है, उसकी वोटिंग का जो परसेंटेज है 2% गिर जाएगा। ठीक है, एनडीए वुड हैव अबाउट 309 सीट इंस्टीड ऑफ 294। 309 से घट करके कितनी हो जाएगी? 294 हो जाएगी, एन एक्स्ट्रा 15 सीट। तो ये एक बहुत बड़ी डील हो सकती है। इसलिए भी सरकार क्या काम कर रही है? डिले कर रही है सेंसस को और डिलिमिटेशन को पहले लाना चाह रही है।